बुलेटिन में सबसे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें। फैसलाबाद के अस्पतालों में सहूलियात का शदीद फुकदान सामने आया है। डीएचक्यू अस्पताल की वाहिद सिटी स्कैन मशीन खराब हो गई है। मरीजों को सिटी स्कैन न होने पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद से, जहां के अस्पतालों में सहूलियात का शदीद फुकदान सामने आया है। फैसलाबाद से आपको अपडेट करें, मरीजों को सिटी स्कैन मशीन ना होने पर मुश्किलात का सामना है। डीएचक्यू अस्पताल की वाहिद लिफ्ट भी 2 रोज से बंद हुई है। आपको अहम खबर दे रहे हैं फैसलाबाद से कि फैसलाबाद के अस्पतालों में सहूलियात का शदीद फुकदान। डीएचक्यू अस्पताल की वाहिद सिटी स्कैन मशीन खराब हो गई। मरीजों को सिटी स्कैन ना होने पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, डीएचक्यू अस्पताल की वाहिद लिफ्ट भी कई रोज से बंद है। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब अलाइड अस्पताल के कैंसर वार्ड की वाहिद रेडियोग्राफी मशीन भी 11 रोज से खराब है। जंग, टोबा, सरगोधा और फैसलाबाद के कैंसर में मुब्तला मरीजों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुस्तहिक मरीज महंगे दामों प्राइवेट अस्पतालों से इलाज करवाने पर मजबूर हैं। मुतादिद मरीज इलाज के लिए दूर दराज शहरों का भी रुख करने लगे। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद के अस्पतालों में सहूलियात का शदीद फुकदान है। डीएचक्यू अस्पताल की वाहिद सिटी स्कैन मशीन खराब हो गई। दूसरी जानिब मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है तो अलाइड अस्पताल के कैंसर वार्ड की वाहिद रेडियोग्राफी मशीन भी 11 रोज से खराब है। जंग, टोबा, सरगोधा और फैसलाबाद के कैंसर में मुब्तला मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद से कि अस्पतालों में शदीद सहूलियात का फुकदान है। इस हवाले से मजीद जानते हैं, अज़ादार हुसैन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी अज़ादार, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद का जो डीएचक्यू अस्पताल है, ये फैसलाबाद का दूसरा बड़ा सरकारी अस्पताल है। यहाँ पर न सिर्फ रीजन फैसलाबाद बल्कि रीजन सरगोधा के जो मरीज़ हैं वो भी अपना इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं। डीएचक्यू अस्पताल की जो सूरत हाल है वो अबतर से अबतर होती जा रही है, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जानिब से काम किए जा रहे हैं कि जो सेहत की सहूलियात हैं उसे तरजीह दी जाए और अस्पतालों की अपग्रेडेशन की जाए, जिसके सिलसिले में तामीराती काम तो अस्पतालों में जारी हैं। मगर यहाँ पर जो मौजूद मशीनें हैं ये बंद पड़ी हैं। सिटी स्कैन के वाले से अगर बात की जाए तो सिटी स्कैन की मशीन कल से बंद पड़ी है और जो मरीज़ हैं, मुस्तहिक और गरीब मरीज़ जो सस्ते इलाज के घर से यहाँ पर आ रहे हैं तो उन्हें काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं। वो प्राइवेट और महंगे दामों सरकारी अस्पतालों में जाकर सिटी स्कैन करवाने पर मजबूर हैं। इस वजह से जब हमारी अस्पताल इंतजामिया से बात हुई है तो उनका ये कहना है, उन्होंने मुतलका जो इंजीनियर है उसे आगाह कर दिया और लाहौर से जो इंजीनियर है वो आ जाए। मशीन की रिपेयर का काम जारी है। सिटी स्कैन मशीन कल तक जो है रिपेयर हो जाएगी। उसके बाद जो मरीज़ों की सिटी स्कैन है वो उसका जो काम है वो शुरू हो जाए। जबकि दूसरी जानिब डीएचक्यू अस्पताल में वाहिद जो लिफ्ट थी वो ख़राब पड़ी है। ये हुकूमत की जानिब से सर्जिकल एमरजेंसी और मेडिकल एमरजेंसी में बनाई गई थी, क्योंकि जो सर्जिकल एमरजेंसी वार्ड है ये तीन मंजिला इमारत पर मुश्तमिल है। तो इस वाले से जो मरीज़ों का सीट देने के बाद जो दीगर वार्ड में मुंतकिल किया जाता है, जिसमें पहली मंजिल, दूसरी और तीसरी मंजिल शामिल है, तो लिफ्ट मशीन 1 माह से बंद पड़ी है। 1 माह से जो मरीज़ हैं वो ख्वार हो रहे हैं। रोड एक्सीडेंट, पॉइजन और दीगर हादसा का शिकार होने वाले जो मरीज़ डीएचक्यू अस्पताल में आ रहे हैं, मगर लिफ्ट मशीन बंद होने के बायस उन्हें सर्जिकल एमरजेंसी और मेडिकल एमरजेंसी में इब्तदाई जो तिब्बी इमदाद है वो तो दे दी जाती है, जिसके बाद इन्हें दीगर वार्ड में शिफ्ट करना होता है, जिसके लिए जो मरीज़ हैं उन्हें लिफ्ट के ज़रिए दीगर वार्ड में शिफ्ट करना होता है। मगर जो लिफ्ट मशीन है वो 1 माह से ख़राब बंद पड़ी है, जिसके बाद जो मरीज़ हैं वो स्लिप सीढ़ी का सहारा लेकर जो दीगर वार्ड हैं पहली, दूसरी, तीसरी मंजिल पर वहाँ पर जा रहे हैं। तो इस वाले से जो मरीज़ के रिश्तेदार हैं उनका ये कहना है कि हमारा मरीज़ पहले ही मुश्किलात और दर्द में तड़प रहा होता है। जब उसे स्लिप सीढ़ी के ज़रिए ज़ाहिर बात है तीसरी मंजिल तक शिफ्ट करना होता है तो मरीज़ को काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। उसकी दर्द में शदीद इजाफा हो जाता है जब उसे स्लिप सीढ़ी के ज़रिए ऊपर तीसरी या दूसरी, तीसरी मंजिल तक लेकर जाया जाता है। तो इस वाले से अस्पताल इंतजामिया का ये कहना है कि आईसीयू वार्ड जो सर्जिकल और मेडिकल एमरजेंसी के ऊपर तामीर किया जा रहा है, इसकी तामीर का काम जारी है और जब तक इसकी तामीर का काम है वो मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक मजबूरन हमें जो लिफ्ट मशीन है वो बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लिफ्ट मशीन है इसे आईसीयू वार्ड पर मुंतकिल किया जा रहा है और आईसीयू वार्ड अभी ज़ेर तामीर। अस्पताल का ये कहना है कि 2 माह इसे मजीद लग सकते हैं और 2 माह के बाद ही जो लिफ्ट मशीन है इसे चालू किया जा सकेगा, क्योंकि ये जो लिफ्ट मशीन है अभी 3 मंजिल तक मुश्तमिल है, जिसके बाद आईसीयू वार्ड जो कि 4थी मंजिल पर तामीर है, तो 4थी मंजिल पर मुंतकिल करने के लिए लिफ्ट मशीन को भी ऊपर 4थी मंजिल तक जो है मुंतकिल किया जा रहा है और इस सिलसिले में इनका जो काम है वो जारी है, जिसकी वजह से इन्हें मजबूरन लिफ्ट मशीन बंद करनी पड़ी है। तो उनका ये कहना है कि जैसे ही जो वार्ड है आईसीयू वार्ड वो मुकम्मल होगा तो लिफ्ट मशीन को चालू कर दिया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब जो दूर दराज से मरीज़ आ रहे हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जो लिफ्ट मशीन है ये बंद पड़ी है। वाहिद
ये अफसोस की बात है कि DHQ अस्पताल पाकिस्तान का तीसरा और फैसला पंजाब का दूसरा बड़ा शहर फैसलाबाद, यहाँ पर DHQ अस्पताल में सिर्फ और सिर्फ एक लिफ्ट मशीन जो हुकूमत की जानिब से बनाई गई थी और वो भी 1 माह से बंद पड़ी है, जिसके बाद जो मरीज़ हैं उनकी दर्द और तकलीफ में मजीद इजाफा हो गया है जब उन्हें दूसरी तीसरी मंजिल वार्ड में जो शिफ्ट करना पड़ता है। इस वाले जो मरीज़ के रिश्तेदार उनका ये कहना है कि जब हम लिफ्ट बंद होने के बायस वार्ड में शिफ्ट करने के लिए मरीज़ को स्लिप सीढ़ी के ज़रिए स्ट्रेचर या व्हील चेयर के ज़रिए ऊपर लेकर जाते हैं, तो अक्सर औक़ात जो व्हील चेयर और लिफ्ट जो व्हील चेयर के अलावा उनका ये खर्चा होता है कि हाथों से स्लिप ना हो जाए। अगर हाथों से स्लिप हो जाए तो मरीज़ को चोट भी लग सकती है। जो पहले ही दर्द और तकलीफ में मुब्तला हैं उनकी जो है तकलीफ में मजीद इजाफा हो सकता है। तो इस वाले से जो मरीज़ के रिश्तेदार हैं वो अलहदा से मुश्किलात है, उन्हें अलहदा से खासे परेशान है। जबकि इसी तरह फैसलाबाद के लाइट अस्पताल की बात की जाए तो आज 11 रोज़ हो चुके हैं जो कैंसर वार्ड के वाहिद रेडियोथेरेपी मशीन है ये बंद पड़ी है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से अलाइड अस्पताल को बेहतरीन डॉक्टर और बेहतरीन मशीनरी मुहैया की गई थी, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से अलाइड अस्पताल में वाहिद कैंसर वार्ड बनाया गया था और यहीं पर एक रेडियोथेरेपी की मशीन मरीज़ों को मुहैया की गई थी ताकि जो मरीज़ हैं ये यहाँ पर शुआएँ लगाकर अपना इलाज बेहतर तरीके से करवा सकें। और अलाइड अस्पताल में ना सिर्फ रीजन फैसलाबाद बल्कि रीजन सरगोदा के मरीज़ भी यहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं। और रेडियो जो कैंसर वार्ड की इंतजामिया है उसके मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर 1000 से 1200 जो मरीज़ हैं वो अलाइड अस्पताल के कैंसर वार्ड में अपना इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं और 110 मरीज़ों की रोज़मर्रा की बुनियाद पर रेडियोथेरेपी के ज़रिए मरीज़ों को शुआएँ लगाई जा रही हैं। और सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक जो टेक्निकल अफराद हैं, जो डॉक्टर हज़रात हैं, वो मरीज़ों को शुआएँ लगाने का काम सर अंजाम देते हैं। मगर रेडियोथेरेपी की मशीन बंद होने के वजह से उन्हें भी मजबूरन काम बंद करना पड़ा है, जिसके बायस क्योंकि जब भी किसी मरीज़ के कैंसर के मरीज़ को शुआएँ लगवानी होती है तो उसे मखसूस वार्ड इंतजामिया के जाने से टाइम दिया जाता है कि आप फलां दिन पर आएँ और फलां दिन पर ही आपको जो है शुआएँ लग सकती है। तो इस वाले से जब दूर दराज के मियाँ वाली बक्कर शहर से जो मरीज़ हैं रेडियोथेरेपी के लिए शुआएँ लगवाने के लिए जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो मशीन है तो वो बंद है, तो उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाता है। जब उन्हें ये पता चलता है कि तो वो इतने दूर दराज का सफ़र करके और तकलीफ में जब यहाँ पर पहुँचे हैं अलाइड अस्पताल में तो उन्हें ये पता चला है कि जो कैंसर वार्ड में मौजूद रेडियोथेरेपी की मशीन है ये बंद है, तो इसलिए उन्हें शुआएँ नहीं लग सकती, जिसकी वजह से उनकी मजीद तकलीफ में इजाफा हो जाता है और वो प्राइवेट अस्पतालों में जाने पर मजबूर हैं, क्योंकि गरीब और मुस्तहिक मरीज़ सस्ते इलाज के घर से सरकारी अस्पतालों में आ रहे हैं, मगर वहाँ पर सहूलियात का फुकदान होने के बायस वही गरीब मरीज़ प्राइवेट अस्पतालों में महंगे दामों अपना इलाज करवाने पर मजबूर हैं। और मरीज़ों का ये कहना है कि उन्होंने अपने मरीज़ की जो जान बचानी है, तो इस हाले से वो शुआएँ लगवाने के लिए प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर रहे हैं या लाहौर शहर का सफ़र करने पर मजबूर हैं। जबकि दूसरी जानिब हमारी अस्पताल इंतजामिया से इस सिलसिले में बात हुई है तो अस्पताल इंतजामिया का ये कहना है कि जो रेडियोथेरेपी की मशीन थी इसका जो सोर्स ये जो सोर्स इसका कंपनी की जानिब से लगाया गया था। बताइएगा कि आए रोज हुकाम की जानिब से जो अस्पतालों की विजिट किए जाते हैं और ये यकीन दहानी करवाई जाती है कि मरीजों की मुश्किलात दूर कर दी जाएंगी, तो आपने बताया कि एक जानिब जो है रेडियोग्राफी मशीन खराब है, तो क्यों हुकाम की जानिब से इस पर अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा? हाँ जी बिल्कुल, कल जब सिटी 41 पर खबर नशर हुई तो DCO जो सलमान गनी थे उन्होंने नोटिस लेते हुए जो अस्पताल के MS से अलाइड अस्पताल के डॉक्टर राशिद मकबूल उनसे वजह जानी, तो उन्होंने बताया कि मशीन जो है कैंसर वार्ड में मौजूद रेडियोथेरेपी की मशीन ख़राब नहीं है, ये मशीन बिल्कुल ठीक है, मगर इसमें जिस टाइम ये सोर्स इसमें फ़िट किया गया था रेडियोथेरेपी की मशीन में ये सही तरीके से फ़िट नहीं हो सका, जिसके बाद जो इस मशीन से निकलने वाली शुआएँ हैं ये मरीज़ पर असरअंदाज हो रही हैं, बजाय मरीज़ को फ़ायदा पहुंचाने के मरीज़ को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो इस वाले से जिस टीम ने लाहौर से आकर इसका मशीन का विज़िट किया था तो उन्होंने इस मशीन को अस्पताल इंतजामिया को बंद करने के अहकाम जारी कर दिए थे कि इस मशीन को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इससे मरीज़ों को बजाय फ़ायदा पहुँचने के नुकसान पहुँच रहा है। तो जिसके बाद अस्पताल इंतजामिया ने इस मशीन को बंद कर दिया था और 11 रोज़ हो चुके हैं कि ये मशीन मुसलसल बंद है। तो इस वाले से जब हमारी अस्पताल इंतजामिया से बात हुई है डॉक्टर राशिद मकबूल से, तो उनका ये कहना है कि सोर्स जो लंस है इसके वाले से जो मुतलका इंजीनियर है उनके नोटिस में ये बात आ चुकी है। और जैसे ही इंजीनियर, क्योंकि पाकिस्तान में इस मशीन का काबिल अफसोस बात है कि पाकिस्तान में इस मशीन का कोई भी इंजीनियर दस्तयाब नहीं है, तो आउट ऑफ कंट्री से स्पेशल इंजीनियर को बुलाना पड़ता है। तो उसके लिए इन्होंने जो दरख्वास्त है वो हुकूमत को भिजवा दिया, हुकूमत ने आगे जो मुतलका इंजीनियर है उसे बुलाने के लिए जो अपना काम है वो जारी कर दिए हैं। जैसे जो मुतलका इंजीनियर है आउट ऑफ कंट्री जो बैरून ममालिक से आएगा तो वो जब यहाँ पर पहुँचेगा तो उसके बाद जो रेडियोथेरेपी की मशीन है इसका जो सोर्स लेंस जो गलत तौर पर बैठ चुका था
इसे दोबारा सही तरीके से बिठा दिया जाएगा जाके, ताकि जो मरीज़ यहाँ पर आ रहे हैं उनके जो उन्हें मरीज़ों को जो सही शुआएँ हैं वो लगाई जा सके और मरीज़ यहाँ से अपना बेहतर इलाज करवा सकें। तो उनका ये कहना है कि अभी उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो इस सिलसिले में जो है उन्हें आगाह कर दिया गया है मुतलका इंजीनियर को। जैसे ही मुतलका इंजीनियर आएगा तो उसके बाद जो सोर्स लेंस है वो फिट करके दोबारा से जो मशीन है उसे चालू कर दिया जाएगा। जी अज़हर हुसैन, ये बताइएगा कि इंतजामिया कहाँ है, जबकि लिफ्ट से लेकर रेडियोथेरेपी मशीन तक जो है वो खराब पड़ी है, हालात इस नहज तक पहुंचे ही क्यों? ये 1-2 रोज का मामला तो नहीं हो सकता। इंतजामिया का इस हवाले से क्या कहना है कि कब तक ये मामला ठीक कर दिए जाएंगे? जी, क्योंकि ये तो एक तो करोड़ों रुपए की लागत से मशीन हुकूमत की जानिब से मुहैया की गई है और पाकिस्तान के तीसरे पंजाब के दूसरे बड़े शहर में सिर्फ एक ही मशीन मुहैया की गई है और एक ही कैंसर वार्ड बनाया गया जो कि लाइट्स वाले में बनाया गया और एक ही मशीन मुहैया की गई थी। ये खासी मालियत की होती है और इसका जो सोर्स लैंड होता है इसकी भी खास मालियत है और ये बैरून मुल्क से ही आता है। तो उनका ये कहना है कि जी दूसरी मशीन ना होने के बायस एक तो वजह यह भी है कि रेडियोथेरेपी की जो मशीन है ये 1996 में अस्पताल निज़ामिया के मुताबिक ख़रीदी गई थी और इसकी जो मुद्दत थी ये 5 साल तक थी और 5 साल के बाद ही इसके जो रिपेयर का काम था ये जो अपनी मुद्दत थी ये पूरी कर चुकी है और अब 1996 से लेकर 20 साल का जो अरसा है वो गुजर चुका है और यही मशीन मरीज़ों का काम बेहतरी के लिए सरंजाम दे रही है। तो दूसरी मुतबादिल मशीन ना होने के बायस इस मशीन के ऊपर एक तो मरीज़ों का जो रश है वो बहुत ज़्यादा, वर्क लोड बहुत ज़्यादा है, जिसके बायस ये मरीज़ ये जो मशीन है ये वर्क बर्दाश्त नहीं कर सकी और आए रोज़ ये ख़राब रहती है। तो अब उनका ये कहना है कि लेंस तो जो है इंतजामिया की जानिब से डलवा दिया गया है क्योंकि पहले तो लेंस ख़राब था और लेंस ख़राब होने की वजह से ये मशीन कई महीने तक बंद रही है, जिसके बायस जो मरीज़ है उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अल्लाह करके अगर अब लेंस फट भी गया है इस मशीन में तो लेंस सही तरीके से नहीं बैठ सका, जिसके बायस जो मशीन है ये मरीज़ों को सही शुआएँ डालने के बजाय जो इसकी ये शुआएँ हैं ये मरीज़ों पर गलत असरअंदाज कर रही हैं, जिसके बाद जो मरीज़ हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वजह से अस्पताल निज़ामिया का कहना है कि मुतलका जो इंजीनियर है, मुतलका हुकाम है, इस रेडियोथेरेपी की मशीन के हवाले से उन्हें आगाह कर दिया है। जैसे ही मुतलका इंजीनियर यहाँ पर आएगा तो जो सोर्स लाइन जो गलत तरीके से मशीन पर बैठ चुका है तो उसे दोबारा सही तरीके से बैठाया जाएगा ताकि जो सोर्स लाइन है ये काम कर सके और रेडियोथेरेपी की मशीन चालू हो सके और मरीज इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। इस सिलसिले में अस्पताल निज़ामिया में जो लेटर था वो बाकायदा तौर पर सेक्रेटरी हेल्थ को भिजवा दिया था और सेक्रेटरी हेल्थ की जो लेटर मसूल हुआ है उसमें यह कहा गया है कि हमने आगे जो मुतलका इंजीनियर है उसे आगाह कर दिया, जैसे ही इंजीनियर पाकिस्तान में आएगा तो उसे फैसलाबाद में भिजवा दिया जाएगा ताकि वो जो वहाँ पर जाकर जो मशीन जी अज़हर, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद के अस्पतालों में सहूलियात का शदीद फुकदान है जिसके बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब आपको एक और अहम खबर दें कि एलाइड अस्पताल की रेडियोग्राफी मशीन का मामला, अस्पताल इंतजामिया को इंस्पेक्शन तक मशीन फंक्शनल करने से रोक दिया गया। पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मशीन फंक्शनल करने से रोक दिया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, एलाइड अस्पताल की रेडियोग्राफी मशीन फंक्शनल करने का मामला, अस्पताल इंतजामिया को इंस्पेक्शन तक मशीन फंक्शनल करने से रोक दिया गया है। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं, एलाइड अस्पताल की रेडियोग्राफी मशीन का मामला, अस्पताल इंतजामिया को इंस्पेक्शन तक मशीन फंक्शनल करने से रोक दिया गया। पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मशीन को फंक्शनल करने से रोका। आपको अपडेट कर रहे हैं, एलाइड अस्पताल की रेडियोग्राफी मशीन का मामला, अस्पताल इंतजामिया को इंस्पेक्शन तक मशीन फंक्शनल करने से रोक दिया गया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, एलाइड अस्पताल की रेडियोग्राफी मशीन का मामला, अस्पताल इंतजामिया को इंस्पेक्शन तक मशीन फंक्शनल करने से रोक दिया गया। पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मशीन फंक्शनल करने से रोका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लाइन पर ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर। जी जफर डोगर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एलाइड अस्पताल इंतजामिया को रोक दिया है इस रेडियोथेरेपी मशीन को एक्टिव करने, फंक्शनल करने से, क्योंकि इससे रेडिएशन का खतरा हो सकता है। मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो रेडियोथेरेपी मशीन है एलाइड हॉस्पिटल की, ये मशीन ख़राब नहीं है। अस्पताल इंतजामिया से हमारी बात हुई है, वो बेसिकली इसका सोर्स जो है रेडियो एक्टिव सोर्स खराब था, बल्कि खराब भी नहीं था, उसको अपनी नेचुरल लाइफ जो है 5 साल से 6 साल तक इसकी लाइफ होती है वो मुकम्मल कर चुका था, जिस पर अस्पताल इंतजामिया ने जो लाहौर की मेडी इक्विप्स कंपनी है जिसके जरिए ये मंगवाया गया था, कनाडा से ये बरामद किया जाता है। कनाडा की थेराट्रॉनिक्स कंपनी है जो ये मैन्युफैक्चर करती है।
उसके इंजीनियर्स ने आकर इसको रिप्लेस कर दिया, तब्दील कर दिया है उसके रेडियो एक्टिव सोर्स को। मगर जो पाकिस्तान नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है, नेशनल न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अस्पताल इंतजामिया को मना कर दिया है कि जब ये सोर्स तब्दील किया गया है तो जो सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट किए जाने थे वो उस तरह से नहीं किए गए। उनका खदशा है कि इसमें इंजीनियर्स ने कोई अजाफी स्क्रू लगा दिया है जिससे रेडिएशन का खतरा है। तो जब तक पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी की टीम जो है माहरीन की, जब तक वो इंस्पेक्शन ना कर ले, आप इस मशीन को फंक्शनल ना करें, क्योंकि इससे बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होने का खदशा होता है। तो रेडियोथेरेपी से कैंसर की शाएं निकलने की वजह से जो मरीज को फायदा होने की वजह नुकसान पहुंच सकता है। तो अस्पताल इंतजामिया ने डीसीओ को भी यही रिपोर्ट दी है। डीसीओ ने हमारी खबर पर ये नोटिस किया था कि क्यों ये मशीन खराब है, अभी तक फंक्शनल क्यों नहीं हो सकी। तो ईजीओ हेल्थ ने डीसीओ फैसलाबाद को बताया है कि ये एक रेडियो एक्टिव सोर्स तब्दील कर दिया गया है, मशीन भी खराब नहीं, रेडियो एक्टिव सोर्स भी तब्दील कर दिया गया, मगर नेशनल पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मना कर दिया है इसे फंक्शनल करने से। अब जो मेडिक्विज कंपनी है उसकी तरफ से अस्पताल इंतजामिया को बताया गया है कि बहुत जल्द पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी का वफद उनके माहरीन की टीम इसकी इंस्पेक्शन करेगी, तब इसको फंक्शन किया जाएगा जब उनकी तरफ से ओके की रिपोर्ट आएगी। जी जफर डॉक्टर, ये बताइएगा कि जो मशीन है वो कई रोज से बंद की गई है, तो मरीजों को क्या कोई ऑल्टरनेट मुहैया नहीं किया गया रेडियो एक्टिव सोर्स तब्दील करने तक? जी, इस मशीन का कोई मुतबादल नहीं है। ये रेडियोथेरेपी मशीन अलाइड अस्पताल के कैंसर अस्पताल की वाहद अकलौती रेडियोथेरेपी मशीन है और ये बहुत महंगी होती है और इसमें एक ही मशीन है और इसके ये सारी इक्विपमेंट और इसमें जो सोर्स तब्दील होना होता है 5 साल के बाद, वो भी कनाडा से माहरीन आकर जो मशीन जिन्होंने बनाई है उन्हीं की टीम आकर इसको सोर्स को तब्दील करती है। इसका मुतबादल मकामी तौर पर ना तो कोई मशीन है ना ही इसका कोई और सोर्स है। जी जफर डोगर, फैसलाबाद ब्यूरो चीफ, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एलाइड अस्पताल की रेडियोग्राफी मशीन का मामला हल हो गया, अस्पताल इंतजामिया को इंस्पेक्शन तक मशीन फंक्शनल करने से रोक दिया गया है। तब आपको बताएं कि कमिश्नर मोमिन आगा का गुलाम मोहम्मदाबाद में ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का दौरा, लेबॉर्ट्री की कारकर्दगी के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर ब्रीफिंग ली। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं, आसिफ सिद्धू हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? टेस्टिंग लेबॉर्ट्री कायम हुई जो कि फैसलाबाद, सरगोदा और गुजरांवाला डिवीज़न से ड्रग से मुतल्लिका केसेस को डील करती है। यहाँ पर कमिश्नर मोमिन आगा की जानिब से विज़िट किया गया और लेबॉर्ट्री के मुख्तलिफ जो ब्रांचेज़ हैं उनका मुआयना किया गया। लेबॉर्ट्री के डिप्टी डायरेक्टर मुजम्मल वहीद की जानिब से उनको मुख्तलिफ पहलुओं पर ब्रीफिंग दी गई। हमारे साथ कमिश्नर मोमिन आगा मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, बताइएगा, एक मेयारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फैसलाबाद में ड्रग लेबॉर्ट्री कायम हो चुकी है, इसके बावजूद फैसलाबाद में ड्रग्स के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। बाज़ औक़ात ऐसे केसेस सामने आते हैं कि शहरियों को नाकिस अद्वियात इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। किस तरह से ये वर्किंग में है लेबॉर्ट्री? सेहत के शोबे में मेयारी सहूलियात की बुनियादी अहमियत की हामिल ये ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री दुनिया में कहीं पे भी जो ड्रग्स हैं उसकी क्वालिटी, उसकी अद्वियात की क्वालिटी के ऊपर चेक और एक मौसर चेक जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। और उसी बेस पे यहाँ पे गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने का बड़ा फोकस है हेल्थ पे और इसी हवाले से उन्होंने एक ये ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का क़याम यहाँ पे अमल में लेकर आए गए हैं। और अब यहाँ पे मैं आज जो आया हूँ इनके विज़िट, मैंने कहा इनकी क्वालिटी वगैरह देखूँ कि क्या कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है। तकरीबन आपने ख़ुद देखा 50 से ज़ायद सैंपल इनको रोज़ मौसूल हो जाते हैं यहाँ पे और उन सैंपल्स का मैंने इनको रिक्वेस्ट की है कि एनालिसिस करें और ये बताएं कि हमें बेस्ट सैंपल कहाँ से आ रहे हैं और जो प्रॉब्लम एरियाज़ हैं वो कहाँ से आ रही हैं, ताकि उसका एनालिसिस करके उससे फिर आगे चला जाए। तो ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी एक इसमें कोशिश और काविश है, लेकिन मज़ीद जिद्दत लाने की ज़रूरत है। सर, तीनों डिवीज़न फैसलाबाद, सरगोदा और गुजरांवाला बड़ी डिवीज़न्स हैं, आप समझते हैं सैंपल नमूना जात फील्ड से लेकर आएंगे उतना ही इसकी क्वालिटी जो है बेहतर होगी? ड्रग इंस्पेक्टर्स को एक्टिव करने के लिए किस हद तक ज़रूरत है? मेरे ख्याल में सबसे अहम काम ये है कि एक तो सारे ड्रग इंस्पेक्टर्स रेगुलरली अपनी सैंपल्स भेजें, जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक भेजें और उसके बाद उनकी जब रेफरेंसिंग यहाँ पर की जाती है, जब उनकी टेस्टिंग की जाती है तो उनकी ऑटोमेटिकली उनके ऊपर एक चेक आ जाएगा। अब उनके हवाले से हमने ये कहा है कि जी आप चेक करके बताएं कि कौन से ऐसे ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं जिनके सारे पास हो रहे हैं
और जिनके सबसे ज़्यादा फेल हो रहे हैं तो वो भी एग्जामिन करने की ज़रूरत है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक सबसे ज़्यादा क्रूशल एलिमेंट जो है इस सारे सिस्टम में वो ड्रग इंस्पेक्टर है, और फिर आगे बैक एंड पे ये जो फार्मासिस्ट हैं इनका काम आ जाता है। जी बिल्कुल, कमिश्नर मोमिन आगा की जानिब से यहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर्स जो हैं उनकी कारकर्दगी के हवाले से भी दरियाफ्त किया गया कि किन ड्रग इंस्पेक्टर्स के जो सैंपल्स हैं वो मुकम्मल तौर पर पास हो रहे हैं और किन के फेल हो रहे हैं। दोनों का मुआवजा करते हुए ड्रग इंस्पेक्टर्स को फील्ड में मुतहर्रिक करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ कमिश्नर मोमिन आगा की जानिब से बताया गया कि ड्रग टेस्टिंग लेबार्ट्री जो फैसलाबाद में है ये इंटरनेशनल मयार के मुताबिक कायम की गई है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फैसलाबाद में ड्रग को कंट्रोल करने और बेहतर अद्वियात जो हैं वो शहरियों को फराहम करने के हवाले से बेहतरीन और मौसर साबित होगी। और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। सख्त गर्मी में 2 से 3 घंटे इजाफी लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लोड शेडिंग से बिलबिलाए हुए शहरी सड़कों पर आ गए हैं। उनका कहना है कि 2 से 3 घंटे की रोज़ाना इजाफी लोड शेडिंग की जा रही है। जो उन्हें लोड शेडिंग का शेड्यूल था उससे भी ज़्यादा लोड शेडिंग की जा रही है। शहरी और अफ्तारी के घंटों में भी लोड शेडिंग को मामूल बना लिया गया है और ऊपर से फेस्को का इतना कम लोड होता है कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया जल चुकी हैं, जल रही हैं, उनका नुकसान हो रहा है। शहरी लोड शेडिंग से तंग शहरी अपने पंखे और इलेक्ट्रॉनिक्स की दूसरी अशिया उठाकर सड़कों पर आ गए थे। उनका कहना था, उन्होंने टायर जलाकर रोड भी ब्लॉक कर दी और उनका मुतालबा था कि उनको एक शेड्यूल के मुताबिक जो कि लोड शेडिंग का चाह रहा है उसके मुताबिक लोड शेडिंग की जाए। शहरी और अफ्तारी के घंटों में लोड शेडिंग बिल्कुल ना की जाए। और जो इससे फैसलाबाद के मुतासर हैं लोड शेडिंग से उनमें गुलाम मोहम्मदाबाद सरे फहरिस्त है। इसके अलावा जंग रोड पर डी टाइप के इलाका में इलामा इकबाल कॉलोनी और सूसा रोड और लाइट हॉस्पिटल के इलाके हैं जहां पर मुसलसल गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। और इलाका मकीनों का सबसे बड़ा मुतालबा है कि जब बिजली आती है तो फिर वो इतना कम लोड होता है उसका कि उनके इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया जल जाती हैं। इस वक्त हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं अमजद, हम उनसे भी बात करते हैं। अमजद साहब, बताइए कि लोड शेडिंग का क्या नुकसान होता है और अगर ये सिलसिला बंद ना हुआ तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? अगर क्या कह रहे हैं, अगर लोड शेडिंग कम ना हुई तो हम मज़ीद एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। आज तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए लोड बहुत ज़्यादा आ रहा है जिसकी वजह से हमारे घर की मुख्तलिफ चीज़ें, मोटर वगैरह, बिजली की जितनी इलेक्ट्रॉनिक वो तबाह हो रही हैं इस वजह से। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा इलाका मकीनों का मसला है कि जब लाइट कई घंटों के बाद आती है तो उसका लोड या तो इतना ज़्यादा कम होता है या इतना ज़्यादा होता है कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया इससे जल जाती है जिससे उन्हें डबल नुकसान हो रहा है। यही उनके लिए सबसे बड़ा सदमा है और वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया, अपने पंखे, दूसरी अशिया लेके सड़कों पर एहतजाज करने के लिए भी निकल आए। और उनका कहना है कि अगर उनके मसाइल को हल ना किया गया तो वो अपने एहतजाज के सिलसिले को मज़ीद दराज करेंगे। इसको इकट्ठा करके पार्लियामेंटेरियंस के घरों के सामने, फेस्को के दफातर के सामने अपना एहतजाज करेंगे। और फेस्को इस बात को तो तस्लीम करता है कि मिसमैनेजमेंट हो रही है, लेकिन इसको किस तरह से कंट्रोल करना है, कब तक कंट्रोल हो जाएगी, इसका फिलहाल उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। उनका कहना है कि वो इस पर कोशिश कर रहे हैं कि इस मसले पर काबू पा सकें। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि जंग वकला की जानिब से फैसलाबाद में हाईकोर्ट बेंच का कयाम न होने के खिलाफ हड़ताल। वकला की जानिब से अदालतों का मुकम्मल बाइकआउट किया गया जिसके बाद सालीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस बारे में जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़ीशान रजा से। जी ज़ीशान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग डिस्ट्रिक्ट बार की जो है वो फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच ना कायम होने के खिलाफ जो है वो हड़ताल की गई है। अदालतों का मुकम्मल तौर पे जो है वो बाइकआउट किया गया। इनका कहना है कि 3 साल से जो है वो वकला हड़ताल पर हैं लेकिन इनका मुतालबा जो है वो नहीं पूरा हो रहा है। उनका कहना है कि जब तक इनका मुतालबा नहीं पूरा होता, आज से जंग बार जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो स्ट्राइक कर रही है और उस वक्त तक स्ट्राइक पर रहेगी जब तक जो है उनका मुतालबा पूरा नहीं होता। मजीद इस हवाले से हमारे साथ जो वकला मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। जी आप बताएं कि 3 साल से आप हड़ताल कर रहे हैं, तो आपका मुतालबा क्यों नहीं आखिर पूरा हो रहा? देखें जी, फैसलाबाद डिवीज़न में हाई कोर्ट का बेंच बनाने के हवाला से 3 साल हो गए। पूरे डिवीज़न में 2 दिन हड़ताल होती है, जुम्मा और हफ्ता को। अब जो है हर रोज़ 11 बजे के बाद हम हड़ताल पर होते हैं पूरे डिवीज़न में। और ये 3 साल से जो है आला हुकाम हमारे मुतालबा पर कान नहीं धर रहे। हालांकि फैसलाबाद डिवीज़न में हाई कोर्ट के बेंच का क़याम जो है वो कोई सियासी ज़रूरत नहीं बल्कि एक हकीकी ज़रूरत है। और तकरीबन 1.25 करोड़ के करीब आबादी है फैसलाबाद डिवीज़न की और लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो 55% केस जो है फैसलाबाद डिवीज़न के हैं।
और इस हवाला से जो है फैसलाबाद डिवीज़न की आवाम और वकला जो है और अवामुन्नास जो है इस बात पर हक बजानब हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो हाई कोर्ट का बेंच बनना चाहिए। अभी इज़्ज़त माब नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह से हम जो है इज्तिमाई तौर पर मुतालबा करते हैं कि वो अपना बुनियादी किरदार अदा करें और फैसलाबाद डिवीज़न की आवाम को उनका दरीना मुतालबा पूरा करते हुए हाई कोर्ट बेंच का जो है वो क़याम जल्द अज जल्द अमल में लाएँ ताकि अवामुन्नास को जो है वो सहूलत मुयसर आ सके। और हमारे साथ जो वकला मौजूद थे उन्होंने जो है वो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनसे अपील की है कि जो है वो जल्द से जल्द फौरी जो है वो फैसलाबाद हाई कोर्ट बेंच जो है वो कायम किया जाए। वकला की हड़ताल के बायस जो है वो आने वाले जो साइलिन हैं वो तारीख़ पेशी लेकर वापस जाने पे मजबूर हैं, उनको काफ़ी परेशानी का सामना है और वकला जो हैं वो मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो हुकाम बाला से कि फैसलाबाद हाई कोर्ट बेंच जो है वो कायम किया जाए। जी ज़ीशान रज़ा, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब आपको बताएं कि चनियोट के इलाके रायचंद में इलाका मकीन सीवरेज मसाइल पर सरापा एहतजाज है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे माजिद बिलाल से। जी माजिद बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये चनियोट का मोहल्ला रायचंद है, ये वार्ड नंबर 7 है जहाँ पर जो है सीवरेज सिस्टम जो है मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है और ये मोहल्ला जो है ये चनियोट शहर से कोई बाहर नहीं है बल्कि शहरी आबादी के अंदर वाक़ है। यहाँ से डीसीओ और डीपीओ के ऑफिस जो हैं वो चंद गज के फासले पर हैं, कहीं दूर का ये मोहल्ला नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये किसी देहात का मंजर पेश कर रहा है, बल्कि देहातों में भी इस तरह से नहीं होता है जो मनाजर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। गलियों में गंदा पानी जो है वो जोड़ों की शक्ल इख्तियार कर चुका है और सीवरेज सिस्टम जो है वो सिरे से मौजूद ही नहीं है। यहाँ पर जो लोग हैं वो MNA MPs के खिलाफ, अपने मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ और जिला इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इनसे बात करते हैं, यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं। आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है सीवरेज सिस्टम खराब होने की वजह से? सर जी हम बहुत तंग हैं इस चीज़ से और ये वोटों की तरफ बहुत आते हैं, दरवाज़ों पे वोट लेने होते हैं तो दरवाज़ों पे आ जाते हैं, गरीबों की सुनते नहीं हैं। जो कुछ इनको देते हैं हम वोट देते हैं, फिर गरीबों की ये सुनते नहीं हैं। तो प्लीज़ मेहरबानी इन लोगों को कहो गरीबों की सुन ले। यहाँ पर कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे जो भी निज़ाम है आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पे इतना पानी हो जाता है कि गरीब गुरबा जो है अगर कोई बीमार हो जाए या कोई किसी की डेथ हो जाए तो वो यहाँ से निकल नहीं सकता, कभी भी नहीं निकल सकता, क्योंकि ऐसे वाक़े कई हुए हैं। लेकिन ऐसा मेहरबानी करें कि यहाँ पे कोई थोड़ा सा निज़ाम बना दे, बर्थी डाल दे या कोई मतलब, क्योंकि सोलंग तो लग नहीं सकता। आपने मुतलका अफसरान और जो आपके मुंतखब नुमाइंदे जिनको आपने वोट दिए हैं उनके पास कभी शिकायत लेकर गए हैं? अजी वो बेचारे क्या कर सकते हैं, वो उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं इंशाल्लाह हमारे पास को ग्रांट आएगी तो हम करेंगे, लेकिन वो भी हमारी नहीं सुनते। जब वो नहीं सुनेंगे तो हम किससे सुनाएंगे? बड़ों से सुनाएंगे, बड़े भी नहीं सुनेंगे। तो भाई मेहरबानी है आपकी, आपको खुदा का वास्ता और नबी का वास्ता, रसूल का वास्ता देकर कहते हैं गरीब गुरबा का एहतियात करें। और यहाँ पे इतना मच्छर पैदा हो जाता है कि गरीब तो सो नहीं सकता। आपको क्या मुश्किलात हैं, आप कहाँ पर रहते हैं? यार इधर सामने रहते हैं, बहुत तांगे से इधर मकान डेग रहा है, जिस टाइम बारिश आती है बहुत तांगे से ना लगे जाता ना कुछ, इतना पानी खड़ा है, गंदगी है नीरी, आप बीमार हो गए हैं। बिल्कुल, आपने इलाका मकीनों की बात सुनी, इनका कहना है कि ये बीमार हो चुके हैं, हेपाटाइटिस के मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। कुछ और भी इलाका मकीन यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है। आपने किसको शिकायत की हैं और यहाँ पर आपको याद हो कि आखिरी बार सीवरेज का जो काम है वो कब हुआ था? अभी तक सीवरेज का पहले तो काम नहीं हुआ था। अभी ये इस गली में जो सीवरेज का जो पैप डाले गए हैं इनके, लेकिन इनके भी होल जो है ना वो भी अभी तक बंद नहीं हुए, पानी अभी तक चालू नहीं हुआ। ये के पास गए, DCO के पास दरख्वास्त लेके गए हैं, महकमा हेल्थ में गए हैं, लेकिन हमारी कोई भी आवाज़ नहीं सुन रहा, ना कोई हमारा मसला हल कर रहा है। बिल्कुल, आपने इलाका मकीनों की बात सुनी, इनका कहना है कि जो यहाँ के काउंसलर हैं उन पर इन सबको एतमाद है, वो इस एहतजाज में शमूलियत भी कर रहे हैं। इलाका मकीनों के साथ वो भी सरापा एहतजाज हैं, चूँकि उनको किसी भी किस्म के कोई इख्तियारात नहीं दिए गए, कोई भी तरक्याती मनसूबे जो हैं उनके बस में नहीं है। ज़िला इंतज़ामिया करवा सकती है या फिर जो इनके मुंतखब करदा सूबाई असम्बली के जो मेम्बरान हैं या कौमी असम्बली के जो मेम्बरान हैं वो चनियोट में आना गवारा ही नहीं करते और चनियोट के ये शहरी इलाकों के अंदर जो गंदगी के मसाइल हैं, सीवरेज के जो मसाइल हैं, इनको हल करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। ये शहरी इलाका है और सीवरेज सिस्टम जो है मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुका है। इलाका मकीन जो है वो सरापा एहतजाज हैं। माजिद बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
चिन्नौट के शहरी एक जानिब जहां सीवरेज मसाइल पर सरापा एहतजाज है तो वहीं दूसरी जानिब चिन्नौट के शहरियों के लिए एक अच्छी खबर भी है। आपको बताएं चिन्नौट के शहरियों के लिए खुशखबरी है। चिन्नौट से फैसलाबाद तक 2 रोया रोड बनाने का फैसला किया गया है। 1 अरब 4 करोड़ लागत से मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनाया जाएगा। चिन्नौट के शहरियों के लिए खुशखबरी, चिन्नौट से फैसलाबाद तक 2 रोया रोड बनाने का फैसला किया गया है। 1 अरब 4 करोड़ की लागत आएगी, मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनाया जाएगा। जी हाँ, आपको अपडेट करें चिन्नौट से जहां चिन्नौट से फैसलाबाद तक 2 रोया रोड बनाने का फैसला किया गया है। रोड बनाने वाली कंपनी 20 साल तक टोल टैक्स के जरिए लागत पूरी करेगी। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ चिन्नौट वसीम अहमद से। जी वसीम अहमद, आगाह कीजिएगा। जी, चिन्नौट से फैसलाबाद और फैसलाबाद से चिन्नौट आने वाला जो रोड है वो 92 है, जिसकी वजह से जो हादसात हैं वो रोज ब रोज उनकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। इस हवाले से हादसात को रोकने के लिए जो चिन्नौट की जिला इंतजामिया है उसने पंजाब हुकूमत से एक रोड की मंजूरी ली है जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए बनाया जाएगा, जिसके तहत जो जितना भी मनसूबा है उस पर 1 अरब 4 करोड़ रुपए की लागत आएगी और जो कंपनी इस रोड को बनाएगी वो 20 साल तक यहाँ पर टोल टैक्स के जरिए अपनी लागत पूरी करेगी। इस रोड में ये 2 वे रोड होगा और जिसमें जो हादसात हैं उसका जो रेशो है वो कम हो जाएगी। आपको बताता चलूं कि इस रोड पे हर साल तकरीबन 2000 के करीब जो एक्सीडेंट हैं, जो हादसात हैं वो होते हैं, जिसकी वजह से मुतअद्दिद लोग जो हैं वो उनकी हलाकत भी हो जाती है। अभी तक अगर इस बात की जाए रवां साल की, तो रवां साल में जनवरी से लेकर जून तक तकरीबन 1223 जो वाकयात हैं वो जो हादसात हैं वो पेश आए हैं। ये जो फिगर है ये रेस्क्यू 1122 के मुताबिक है और सिर्फ 6 माह में इतने ज्यादा हादसात हो गए, जिसकी वजह से जो चिन्नौट जिले इंतजामिया है उसने ये रोड बनवाने का फैसला किया है और हुकूमत से इस हवाले से जो फंड थे वो मांगे गए थे, लेकिन हुकूमत पंजाब ने इस रवां बजट के अंदर इस मंसूबे की मंजूरी दे दी है और बहुत जल्द जो कंपनी है जो इसकी स्पेसिफिकेशन तैयार कर रही है उस हवाले से इनका मुआहदा भी तय पा जाएगा, ताकि जो चिन्नौट के शहरी हैं उनको फैसलाबाद आने और जाने के लिए जो महफूज रोड है वो फराहम किया जा सके। जी, ब्यूरो चीफ चिन्नौट वसीम अहमद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। आपने बताया कि चिन्नौट से फैसलाबाद तक 2 रवैया रोड बनाने का फैसला किया गया है। 1 अरब 4 करोड़ की लागत आएगी, मंसूबा प्राइवेट पार्टनरशिप से बनाया जाएगा। और यहाँ पर आपको खबर देंगे, थाना ठेकरेवाला के इलाके में डकैती की वारदात हुई है। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू ताजिर से 2.25 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए हैं। आपको अहम खबर दे रहे हैं, थाना ठेकरेवाला के इलाके में डकैती की वारदात हुई है। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू ताजिर से 2.25 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए हैं। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद से जहां थाना ठेकरीवाला के इलाका में डकैती की वारदात हुई है। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू ताजिर से 2.25 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए हैं। ताजिर मजहर गला मंडी में सामान फरोख्त करके झंग जा रहा था। मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ से। जी मोहम्मद काशिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बज़ाहिर यूं लग रहा है जैसे जैसे ईद करीब आ रही है ये शर्फचंद अनासर डाकू जो है वो अरूज पर पहुंच चुके हैं, जिनको रोकने के लिए फैसलाबाद की पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है कि आए रोज जो है वारदातों में जो कि इजाफा देखने में आ रहा है। सीपीओ फैसलाबाद की जानब से एक शिकंजा तैयार किया गया था कि जैसे कि उनका ये कहना था कि शिकंजा तैयार किया गया है जिससे इनको जो डाकू हैं उनको पकड़ने के लिए जो हमारी टीमें हैं मुतहरक है, लेकिन फैसलाबाद में कहीं भी ऐसी कोई टीम वो नजर नहीं आ रही है जिससे ये पता चल सके कि शहरी जो है वो अपने माल और जान से महफूज है। लेकिन आज ये वाकया पेश आया है थाना ठिकरीवाला के इलाका में डकैती की जो वारदात हुई है। 2 मोटरसाइकिल सवार जंग रोड पर जो मसल्ला थे उन्होंने रोका है। ताजर जो कि मजर थे उनको गला मंडी से सामान लेकर जंग जा रहा था कि उससे 2.25 लाख रुपए लूट कर बआसानी फरार होने में कामयाब हो गए। लेकिन उसके बाद जो वहाँ के ऐनी शाहिदीन है, ताजर जो मजर है उसका ये कहना है कि वो हवाई फायरिंग करते हुए वहाँ से फरार हुए हैं। लेकिन पुलिस की जानब से फर्दी नाके लगाए गए हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में और सिर्फ कागजी कार्रवाई तक के नाके लगाए गए हैं। लेकिन इनको डाकू जो हैं शरपसंद अनासर हैं जो दनाते फिर रहे हैं, इनको रोकने के लिए पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। आए रोज जो है डकैती की वारदातें जैसे जैसे जो ईद है करीब आ रही है शहरी खौफ महसूस करते हैं अपने घर से निकलते हुए कि जितनी जो वारदातें फैसलाबाद में हो रही हैं। लोग जो कि आरपीओ फैसलाबाद और सीपीओ फैसलाबाद अफजाल अहमद कौसर और आरपीओ बिलाल सिद्दीक कमयाना की जानब से वाज़े जो हदायत की गई है पुलिस अफसरान को कि
जो अपनी ड्यूटी है उसको एहसन तरीके से अदा करें। जो शर्पसंद अनासर हैं डाकुओं के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाए, नाके लगाए जाए। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई फैसलाबाद में देखने में चीज नहीं आ रही है कि जहाँ पर नाके लगाए गए हों। जो डाकू हैं सड़कों पर दंदनाते फिर रहे हैं, लेकिन उनको रोकने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से जो डकैती की वारदात जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद काशिफ, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।